नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान का वक्त खराब नहीं, बहुत खराब चल रहा है। बस ये समझ लीजिए, पाकिस्तान का वक्त ही खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो विदेशों में भी आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत हर जगह पर मार रहा है। जहां पाकिस्तान अपना दुखड़ा रो सकता है, लेकिन शहबाज को इस बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पाखंड का अंतकाल चल रहा है और इसकी सजा मृत्युदंड है। रिपोर्ट देखिए। मोदी की सौगंध, पाकिस्तान का अंत। पाकिस्तान का समय पूरा, 75 साल बहुत जी लिया। शहबाज मुनीर का सरेंडर, पाकिस्तान का गेम ओवर। बहुत हुआ पाखंड, अब पाक को मृत्यु दंड। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। हर वक्त पाकिस्तान खौफ में है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकिस्तान को खत्म करने की चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को समझा दिया कि जब तक आतंकिस्तान का अंत होगा नहीं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये तेवर अब पाकिस्तान को अच्छे से समझ में आ रहा है। पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है जिसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। दुनिया भर में रोने वाला पाकिस्तान, दुनिया भर के सामने प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पाकिस्तान उस दहलीज पर खड़ा है जहां से पाकिस्तान का वजूद खत्म होने की कगार पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा, उसका समय पूरा हो चुका है। पाकिस्तान को जितना जीना था वो जी चुका है, जिसका मतलब है पाकिस्तान की उम्र खत्म हो चुकी है। आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, एक पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो एक भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, अपने ही कृत्यों से अपनी सजा पा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का गुस्सा सिर्फ देश में ही नहीं है, बल्कि भारत को जहां भी मौका मिल रहा है, भारत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के तो परखच्चे उड़ चुके हैं, जो अब तक जारी है। दरअसल यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और साबित किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का काला आईना है, जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। Mr. President, I am constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. First, India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor.
A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. Let us be clear. Protection of civilians should not serve as an argument for protection of UN-designated terrorists. The international community must come together on zero tolerance for terrorism and calling out those who sponsor and defend it. जहां एक तरफ यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान के धागे खोल कर रख दिए, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक का आका बताया। साथ ही दुनिया को साफ कर दिया कि आतंक को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और जो बार बार परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी जाती है, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. पाकिस्तान को भारत न सिर्फ पाकिस्तान में ही मार रहा है, बल्कि दुनिया भर में भी उसकी औकात दिखा रहा है। पाकिस्तान का हर पाखंड भारत खंड खंड कर रहा है और जो उसने महापाप किया है, उसकी सजा मृत्युदंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान गले की एकदम फांस बन चुका है। बलूचिस्तान में मची उथल पुथल का कारण पाकिस्तान सेना का बलूचों पर अत्याचार है। हाल ही में आए आंकड़े के अनुसार पिछले महीने पाकिस्तानी सेना ने कई बलूचों को किडनैप किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने कई बलूचों की हत्या भी की। मानवाधिकार संगठन पाक की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार अप्रैल में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने करीब 151 स्थानीय लोगों को किडनैप कर लिया। इतना ही नहीं, 23 बलूचों को बिना किसी गलती के मौत के घाट भी उतारा गया। पाकिस्तानी सेना जिन बलूचों को किडनैप करती है, उन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर भी करती है। इनमें शारीरिक यातनाओं के साथ मानसिक यातनाएं भी शामिल हैं। आज पाक सेना के अत्याचार पर यह रिपोर्ट है और देखें कि कैसे मुनीर की सेना कसाई बन गई। बलूचिस्तान में बौखलाई पाक सेना, बलूचों पर बढ़ा अत्याचार। ये पाकिस्तानी सेना है या बलूचों की किडनैपर? मुनीर हैवान, जान ले लेगा बलूचिस्तान। बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जारी है। मानवाधिकार संगठन पाक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अप्रैल महीने में 151 बलूचों को पाक आर्मी ने किडनैप किया है, जबकि 23 बलूचों को पाक आर्मी ने मौत के घाट उतारा है। 18 जिलों में बलूचों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया है। यानी पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का जमकर हनन कर रही है। क्यों लापता कर देते लोगों को, क्यों मार देते, क्या वजह है? ये कहते हैं कि हम सारों के काम खराब करेंगे, अब इनके भाइयों को लापता करेंगे, हमें मजा आता है। ये कोई मजे के लिए आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जालिम हो इसलिए कर रहे हो। क्यों मार देते, वजह क्या है? जालिम में इसलिए मार देते, पता नहीं, हम लोगों ने उसका एक काम भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए एक काम भी नहीं बिगाड़ा है। वो कहते हैं ये बलोच है, रोडों पर बैठते हैं, इसलिए ये हम लोगों को वो लापता कर देते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाक फौज के लिए भी जान बचाना मुश्किल हो गया है। अप्रैल महीने में बलोचों ने पाकिस्तान में 100 से ज्यादा हमले किए। 2025 में अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर कुल 30 बड़े हमले हुए। इन हमलों में कुल 186 सैनिक मारे गए, जबकि 200 घायल हुए हैं। बलोचों का मकसद साफ है, हमें आजाद करो और बलूचिस्तान से निकलो। बलूच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के भूभाग का 44% हिस्सा नहीं बल्कि 64% हिस्सा है। राजनपुर,
जैकबाबाद, डेरा गाजी खान में भी विद्रोह है। दावा है कि तीनों आजाद बलूचिस्तान का हिस्सा बनने को बेताब हैं। लिहाजा मुनीर की फौज डरी हुई है, इसलिए बलोचों को पाक आर्मी किडनैप कर रही है ताकि बलोचों से नेगोशिएट किया जा सके। लेकिन लगता नहीं कि इस बार बलोच झुकने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में 2 बार कुरान की झूठी कसम खाकर पाक सेना और सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। अब और नहीं, अब आजादी पर ही बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार जांच एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वो दानिश के संपर्क में भी रही। ज्योति फिलहाल 4 दिन के लिए रिमांड पर हैं और हिसार पुलिस की कस्टडी में भी, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ भी कर रही हैं। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की एक गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका न रोका। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध टाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई। सवाल यह भी है कि लोग दुर्गा पूजा में बांग्लादेश जाते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में वहां पर क्यों गई? ज्योति के जाने के 5 महीने बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। जांच एजेंसियां जानना चाह रही हैं कि क्या तख्ता पलट में आईएसआई की कोई भूमिका थी और क्या ज्योति भी इसमें किसी न किसी तरह से शामिल थी। रिपोर्ट देखिए। ज्योति गई थी बांग्लादेश, जासूस को क्या संदेश? ज्योति की खुली पोल, पाकिस्तान का क्या क्या रोल? पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर गतिविधियों, हर वीडियो की जांच हो रही है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच भी शुरू कर चुकी हैं। ज्योति 19 फरवरी 2024 को सुंदरबन एक्सप्रेस से बांग्लादेश पहुंची थी और उसने 15 दिन तक अलग अलग जगहों से वीडियो बनाए। दरअसल ज्योति का बांग्लादेश दौरा इसलिए जांच एजेंसियों की रडार पर है क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिलने का दावा किया जाता रहा है कि उस तख्ता पलट में बैकहैंड से पाकिस्तान की भी भूमिका थी। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ज्योति की ढाका यात्रा का इस्तेमाल पाकिस्तानी जासूस और भारत में उच्चायोग अधिकारी बनकर रहने वाला या दानिश और आईएसआई ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। उसने मंदिर में आए हिंदू परिवारों से बात भी की थी। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। 4 मार्च 2024 को ज्योति मैत्री एक्सप्रेस से वापस भारत लौट गई और फिर 5 महीने बाद 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। ज्योति के दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों? बड़ा सवाल यह भी है कि ज्योति दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान उसके घर से बांग्लादेश के वीजा के लिए फॉर्म भरा मिला था। हालांकि उसमें कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि वो बांग्लादेश दोबारा क्यों जाना चाहती थी और क्या वहां उसे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करनी थी। जिहादी जमात की टूल किट ज्योति। बांग्लादेश में हुए उग्र आंदोलन में जिहादी जमात की भी बड़ी भूमिका थी। इस दौरान लगातार हिंदुओं पर हमले भी हो रहे थे। इधर पाकिस्तान में भी जिहादी जमात बड़े स्तर पर सक्रिय है।
बल्कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना भी जिहादी मानसिकता से ही काम करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूलकिट की तरह इस्तेमाल हो रही थी। ज्योति फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले, पाक दूतावास कर्मी दानिश से गहरे संबंध, पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट से चैट, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने समेत कई मसलों पर ज्योति को लेकर जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के ऐसा सबक सिखा दिया है कि जिसे वो दशकों तक याद रखेगा। भारत ने स्वदेशी हथियारों, मिसाइलों और एंटी ड्रोन सिस्टम से पाकिस्तान को पानी पिला दिया। दुश्मन देश पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि उन्हें हवा में ही मार गिराया। आज का भारत स्वदेशी हथियारों से इतना ताकतवर बन चुका है कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। सुरक्षा क्षेत्र में भारत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार से आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम की ताकत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका है। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम की सीरीज में इंद्रजाल इंफ्रा और एक ऐसा ही एंटी ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को पलक झपकते ही लोकेट कर मार गिराएगा, बल्कि उसके चिथड़े भी उड़ाने की क्षमता रखता है। इंद्रजाल इंफ्रा की ताकत देख दुश्मन देश भारत ड्रोन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि भारत का इंद्रजाल दुश्मनों के लिए काल है। रिपोर्ट देखिए। स्वदेश निर्मित इंद्रजाल इंफ्रा दुश्मनों को मिट्टी में मिलाएगा। एआई संचालित इंद्रजाल दुश्मन के ड्रोन का काल, ड्रोन युद्ध का बढ़ता खतरा, खाक करेगा इंद्रजाल इंफ्रा। भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन देश को करेगा बेदम। ऑपरेशन सिंदूर का दम पाकिस्तान ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले हवा में ही मार गिराया। दुश्मन के आक्रमण से सफल बचाव और पलटवार ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बदलते समय के साथ युद्ध भी अत्याधुनिक हथियारों से लड़े जा रहे हैं। अब दुश्मन देश मानव रहित एरियल व्हीकल यानी यूएवी और ड्रोन से हमले कर रहा है। दुश्मनों की चालाकी को मात देने और खाक में मिलाने के लिए भारत ने भी यूएवी और एंटी ड्रोन सिस्टम की हाईटेक सीरीज तैयार कर रखी है। भारत के हाईटेक हथियारों के बेड़े में ऐसा ही एक एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। इंद्रजाल इंफ्रा काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली के साथ न केवल सशस्त्र बलों बल्कि हवाई अड्डों और रिफाइनरियों जैसे निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सक्षम है। एआई संचालित इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम है। इंद्रजाल में एक वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम है। 4000 किलोमीटर एरिया तक कवर करता है इंद्रजाल। 12 एआई संचालित मालिकाना मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी से लैस सेंसर, स्पूफर्स, कमांड इंटेलिजेंस के साथ एआई संचालित खतरे की पहचान करता है। पाकिस्तान से तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंद्रजाल इंफ्रा को गुजरात में एक नौसैनिक बंदरगाह पर तैनात किया गया था। इंद्रजाल इंफ्रा के सफल प्रयोग के बाद अब इसे कर्नाटक में देश के सबसे बड़े नौसैनिक बंदरगाह पर भी तैनात किया जा रहा है। इंद्रजाल इंफ्रा ने भारत के समुद्री और औद्योगिक रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। ये अपनी तरह का दुनिया का पहला सिस्टम है जो न केवल रियल टाइम में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाता है बल्कि वास्तविक समय में खतरों की पहचान कर उसकी क्षमता का आकलन कर उसे ट्रैक करता है और उसे बेअसर यानी ध्वस्त भी करता है। इंद्रजाल सभी प्रकार के ड्रोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। सेंसर और वीपन एग्नोस्टिक है, यानी यह अलग अलग तरह के सेंसर और हथियारों के साथ काम करता है। इसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन खतरे, मध्यम ऊंचाई वाले लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल यूएवी, उच्च ऊंचाई वाले लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल यूएवी, युद्ध सामग्री, स्मार्ट बम, रॉकेट शावर, नैनो, माइक्रो ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स भी शामिल हैं। मेल ड्रोन की ऊंचाई 30,000 फीट और हेल ड्रोन 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम करते हैं। इंद्रजाल बड़े लंबी दूरी के रडार, मिसाइलों और हथियारों के साथ काम करता है।
सैन्य प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण उद्योगों, सैन्य काफिलों जैसे चलते हुए लक्ष्यों और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा में सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल इंफ्रा नैनो से लेकर बड़े आकार वाले सभी ड्रोनों का मुकाबला करता है और सभी तरह के ऑटोनोमस ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। भविष्य में होने वाले स्वार्म ड्रोनों के हमलों से भी मुकाबले का एकमात्र तरीका काउंटर ड्रोन है। दुश्मन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जैमर के साथ ही भारत AI बेस्ड ड्रोन की एक लंबी श्रृंखला के साथ दुश्मनों को धराशायी करने की क्षमता रखता है। इसलिए दुश्मनों के लिए हिंदुस्तान का सख्त और साफ संदेश है, अगर भारत की तरफ आंख भी उठाई तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाथों में बच्चों की मौतें हो रही थी, बुजुर्ग दम तोड़ रहे थे, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था, हर कोई घरों में कैद था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और एम्बुलेंस की आवाज लोगों के दिलों से दहशत को और बढ़ा रही थी। जी हां, वो साल था 2019 का, जब कोरोना ने आतंक मचाया था, लेकिन भारत सरकार और भारतवासियों की एकजुटता ने कोरोना को हरा दिया। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हो चुकी है, भारत में कोरोना की वापसी हो चुकी है, लेकिन इस बार घबराना नहीं है, कोविड से सावधान रहना है। इंतजाम पूरे हैं। 2020 का वो कोरोना महामारी का मंजर शायद ही कोई भूल पाया होगा, शायद ही किसी के जहन से वो खौफनाक तस्वीरें धुंधली हुई होंगी कि एक बार फिर वो कोरोना लोगों को डराने के लिए आ गया। कोविड की एंट्री से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी। इसकी आहट अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। रिपोर्ट देखिए। कोरोना नहीं है घबराना, कोविड से सावधान पूरे हैं इंतजाम। कोरोना की एंट्री अलर्ट पर दिल्ली। 2020 का वो कोरोना महामारी का मंजर शायद ही कोई भूला होगा, शायद किसी के जहन से वो खौफनाक तस्वीरें धुंधली हुई होंगी। एक बार फिर वही कोरोना लोगों को डराने लगा है। कोविड की एंट्री से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। कोरोना की वापसी, गाइडलाइन जारी, अलर्ट पर अस्पताल, ऑक्सीजन, दवाइयां तैयार। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसकी आहट अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकारों में चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी एडवाइजरी में सभी अस्पताल को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से कोविड-19 के सभी पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली स्टेट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 वर्षों के बाद कोविड-19 मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में
कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश में अब तक 312 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 मई तक उत्तर प्रदेश में 4, कर्नाटक में 16, केरल में 95, तमिलनाडु में 66, पुडुचेरी में 10, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1-1 मामले सामने आए हैं। नोएडा में भी कोरोना का पहला मामला सामने आया है। 55 साल की एक महिला में कोरोना के लक्षण मिले, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो इसकी जानकारी सीएमओ विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर मेडिकल टीम को भेज दिया गया और लक्षण माइल्ड होने की वजह से उनको घर पर आइसोलेट किया गया है। नोएडा में भी पहला जो कोरोना का मरीज है वो मिला है। दरअसल 55 वर्षीय जो महिला है उसकी जब जांच की गई तो उसका जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर जो सीएमओ नरेंद्र कुमार उन्होंने बताया कि देखिए महिला की जब हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि वो बाहर विदेश गई थी अपनी फैमिली के साथ। जब उसे थोड़े लक्षण लगे यानी कि खांसी, बुखार और सिर दर्द जैसे जब उस पर सिम्टम आए तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब जांच की, रिपोर्ट उसकी देखी तो उन्होंने बताया कि एक बार आप RT-PCR करा लीजिए। जब RT-PCR कराया तो उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, जिसके बाद से जो सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अब हमारी तैयारी चल रही है। खासतौर पर उस महिला की भी निगरानी की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या क्या उसमें सिम्टम पाए गए थे, ताकि आने वाले समय में जो मरीज आते हैं जिला अस्पताल में या किसी भी निजी अस्पताल में, अगर उस तरह के सिम्टम कोई भी दिखते हैं तो तुरंत हम उसका RT-PCR टेस्ट कराएंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे देश में कोविड अपने पैर पसार रहा है, लगातार कोरोना के जो संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में भी 2 ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जो बाहर से आए थे। इनमें से एक महिला मरीज गुजरात की यात्रा करके लौटी थी। महिला का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरा मरीज बेंगलुरु से लौटा है। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसी उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट है वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से, तो वो डॉक्टरी है थी मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस नई लहर के लिए कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। देश में भले ही कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, लेकिन जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी 2 वजह है। एक तो ये नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कम खतरनाक है, यानी कोरोना के नए वेरिएंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।